नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। भजनलाल सरकार का दूसरा बजट 19 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में पेश होगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर राजस्थान के लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं और सबसे खास बात यह कि राइजिंग राजस्थान के बाद पहला बजट होगा। राजस्थान में जो निवेश आया है उसका असर इस बजट पर दिखाई देगा और लोगों को ऐसी उम्मीदें हैं कि इस बजट में सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है। पिछले एक महीने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अलग अलग समूह के साथ संवाद किया है, साथ ही जनता से फीडबैक लिया है। उनका असर भी बजट में दिखाई देगा। बजट से लोग क्या चाहते हैं और क्या है लोगों की उम्मीदें, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। राजस्थान की भजनलाल सरकार अपना दूसरा बजट 19 फरवरी को पेश करेगी। 19 फरवरी को 11 बजे वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी और पूरे राजस्थान को बड़ी उम्मीदें हैं। इंडस्ट्री को भी, किसान को, मजदूर को, युवा को, महिलाओं को, अलग अलग सेक्टर के लिहाज से इस बजट में क्या हो सकता है, क्या बड़ी घोषणाएं सरकार करेगी ऐसे समय में जब खजाना उतना भरा हुआ नहीं है। सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और इन सारे मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ देखिए अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी आरतिया की पूरी टीम हमारे साथ है और एक एक करके सभी से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आशीष शराफ जी से। आशीष जी, बतौर उद्यमी एक लंबा सफर आपका है, बहुत सारे बजट आपने देखे हैं, भजनलाल सरकार से एक आपका जुड़ाव भी है। आपके पिता बहुत वरिष्ठ नेता विधायक हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। दूसरे बजट से आमतौर पे उस तरह की उम्मीदें नहीं होती हैं, बहुत ही सपाट बजट कहते हैं। क्या आपको लगता है भजनलाल सरकार पहले बजट से जो उम्मीदें उन्होंने जगाई थी कंटिन्यू रखेंगी, कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल बड़ा होने वाला है। हर सरकार का हमने कार्यकाल देखा है कि अंतिम वर्ष में सरकार के कार्यकाल के राइजिंग राजस्थान या जो भी अपने इसको नाम दे सकते हैं वो किया जाता है। इस भजनलाल सरकार ने पहले वर्ष में किया है ताकि इसको धरातल पे उतारा जाए। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के हमारे एमओयू हुए हैं, तो हमें पूर्ण आशा है कि इसमें मतलब अच्छी क्वांटिटी में ये एमओयू धरातल पे उतरेंगे। उम्मीद है आपको। खैर, हमारे साथ अभी जो है यशस्वी शर्मा हैं। आप सीए हैं और टैक्स जो है वो अभी बड़ी राहत मोदी सरकार ने दी है। एक तो क्या उसका असर कुछ दिखेगा? हालांकि राज्यों के पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है करों के रूप में, अब जिस तरह का सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया है। आपको क्या लगता है कि एज ए सीए आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सेंटर की आपने बजट की बात करी, जीएसटी से रिलेटेड जो आप बात कर रहे हैं कि स्टेट का से नहीं है, तो मुझे ये एक भ्रांति में आपकी दूर कर देता हूँ कि इसमें स्टेट का इक्वली से है। आप जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जब भी होती है तो मैं कह रहा हूँ कि उस तरह का फेरबदल करने का या कोई दायरा नहीं, ज्यादा करने का नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। बट जब आप अपेक्स बॉडी को देखेंगे जीएसटी काउंसिल की, तो वो स्टेट्स का एक चंक मिलके पूरे इंडिया के स्टेट्स अगर अपना से नहीं कहते हैं तो आप जीएसटी काउंसिल में कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस बजट से हमको आशाएं ये हैं कि जो 35 लाख करोड़ का जो काफ़ी लंबी चौड़ी बात पिछले राइजिंग राजस्थान में हुई थी, उसमें से हमारा पिछला एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है जो पिछले सरकारों में इस तरीके के इवेंट हुए हैं। तो मेरी इच्छा है कि और इवन पूरे प्रदेश की इंडस्ट्री की ये इच्छा है कि वो धरातल पे आएँ। आपको नहीं लगता कि वैट जब कम हुआ या बहुत सारी और रिबेट की जब हम मांग करते हैं पब्लिक की तरफ से, सरकार को आय बढ़ाने पर भी तो जोर देना है? किस दिशा में, क्या कुछ प्रावधान ऐसे आप देख सकते हैं कि संभावना है बजट में? देखिए, एक जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री मैंने आपसे कहा पेट्रोलियम और अल्कोहल से रिलेटेड है, बट उस पर किसी वजह से सारे स्टेट्स की ऑल ओवर द कंट्री एक कंसेंसस नहीं बैठ पा रही है कि उसको हम जीएसटी में लाया जाए। तो अगर वो जीएसटी के दायरे में आ जाता है तो एक मैनीफोल्ड एक इंक्रीज़ होगा। बट एट द कॉन्ट्रेरी, एट द सेम टाइम ये भी प्रॉब्लम है कि जब अभी जो भी वैट सरकार को आ रहा है वो एक्सक्लूसिवली स्टेट का शेयर है। वंस अगर हम उसको जीएसटी में डाल देंगे तो वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा बड़ा इंडस्ट्री है, मेरे सभी व्यापारी भाई यहाँ बैठे हुए हैं, हो सकता है ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगे, बट एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक चीज़ है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। और मैं उसको मैंने ये सुझाव पहले भी दिया था, बट आई फेस्ड अ बैड नोट फ्रॉम द इंडस्ट्री।
बट हमको ये समझना पड़ेगा, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, आपको ये देखना पड़ेगा कि बहुत भारी इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए होता है, और उस पर आप जो जीएसटी देते हैं वो आपकी कॉस्ट बन जाती है। क्यों? क्योंकि हाँ, तो वो होना चाहिए, तो इंडस्ट्री को भी उसका फायदा है। क्योंकि आप, अगर मैं छोटे इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, बड़े इंडस्ट्री में अगर आप जाके देखेंगे तो कई 100 करोड़ के पावर प्लांट्स लगते हैं, उनकी दुनिया भर की क्रेडिट इकट्ठी हो जाती है जीएसटी की, बट चूंकि इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स नहीं है, वो सारी उनका कॉस्ट का पार्ट बन जाती है। सरकार उसमें सब्सिडी खत्म करने की भी जा रही है, सोलर पे, और बहुत सारे प्रावधान अभी किए जा रहे हैं। हमारे साथ आयुष जैन है। आयुष जी, कितनी उम्मीदें हैं बजट से? बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि बजट इंडस्ट्री को ग्रोथ करता है, देता है। जिस तरीके से अभी राइजिंग राजस्थान का समिट जनवरी में बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा तरीके के इम्प्लीमेंटेशन होने की गुंजाइश इस बजट से हमको है। जिस तरह से इकोनॉमी को हमको बढ़ाना है, हमको यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक जोन बनाने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल जोन बनाने पड़ेंगे, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, बिजनेसेस बढ़े और यहाँ की जीडीपी बढ़े। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ एक हमारा रिच है मिनरल्स में राजस्थान, और एक सोलर में, तो जो मिनरल्स हैं उसका जो कंजप्शन और इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बाहर की स्टेट्स में हो रहा है, राजस्थान में नहीं हो रहा है। तो फोकस इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने में, और सोलर पार्क का जो भी कंजप्शन है वो यहीं पर राजस्थान के थ्रू ही आगे जाए, उसमें फोकस होना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया। और अतुल जी हमारे साथ हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं आरतिया के। लोक लुभावन बजट तो ये नहीं होने वाला है, ये तो हम मान सकते हैं। अतुल जी, देखिए, मैं एक तो खेलों से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये इंडस्ट्री है, खेल भी मेरे हिसाब से तो। और मैं मुख्यमंत्री को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, भजन लाल जी को। ये पहली बार ऐसा हुआ राइजिंग राजस्थान, हर बार पैसा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन 4.5 से 5,000 करोड़ रुपए तक के स्पोर्ट्स के ऊपर भी MOUs हुए हैं। तो मेरे को लगता है स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ावा होगा। दूसरा, शायद लोगों को नहीं मालूम और सरकार को भी मेरे को नहीं लगता इसका आइडिया है कि राजस्थान ही एक ऐसी स्टेट है जो खिलाड़ियों को निचले स्तर पर हाईएस्ट पेमेंट करती है। कोई भी राजस्थान A ग्रेड का जो गेम होता है, अगर राजस्थान में वो जीत जाता है तो 1 लाख रुपया सरकार देती है। बिल्कुल, और देती है, ये पक्का है, लेकिन 2020 का 2025 में देती है, जब तक वो खिलाड़ी रिटायर हो जाता है। तो मेरा कहना यह है कि जिस साल वो खिलाड़ी खेले, कम से कम उस साल उसको बजट मिल जाए। वो पैसा बाद में महिला खिलाड़ियों की तो शादियों में काम आता है, और पुरुष खिलाड़ी प्लॉट खरीद लेते हैं। और जबकि उसकी उस समय इच्छा होती है कि मेरे को पैसा मिले ना तो मैं कुछ करूं। तो मेरा राज्य सरकार ये अनुरोध है कि जब आप पैसा देते हैं तो उसको टाइमली दें। 25 वाले को 25 में ही पैसा मिलना चाहिए। तीसरा, कोचेस की इतनी कमी है कि आप सोच नहीं सकते। ग्राउंड डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। हाँ, मतलब ग्राउंड तो इतने डेवलप हो गए, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पोर्ट्स में बहुत काम कर रही है, लेकिन है ना, कोचेस नहीं है। उसको स्ट्रक्चर की हालत इतनी ख़राब होती जा रही है, कोई संभालने वाला ही नहीं है। अब मेरा एक केंद्र सरकार से भी अनुरोध है कि खेलों को, है ना, इन्होंने जिम के साथ जोड़ दिया कि आप स्वास्थ्य के लिए खेलते हैं, तो उस पर एक 18% टैक्स लगा दिया गया है। एक खिलाड़ी जो छोटे छोटे गेम खेलते हैं, 1,000 रुपये 2,000 रुपये उसकी प्राइवेट एकेडमी की फीस होती है, जिसमें 360 रुपये उसको टैक्स का देना पड़ता है। 360 रुपये में जूता टी शर्ट दोनों आ जाते हैं। तो ये खेलों को तो कम से कम, जब आप कह रहे हो कि खेलों को हम बढ़ावा दे रहे हैं और ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं 2036 में, और है ना, राज्य सरकार नेशनल गेम की तैयारी कर रही है, तो केंद्र सरकार से अनुरोध कर रही है। खुद खिलाड़ी भी हैं, खेल मंत्री खुद खिलाड़ी हैं, और ये इत्तेफाक है कि खिलाड़ी भी नहीं है, इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि उनका इतिहास में नाम लिखा गया है, ओलंपियन है और मेडलिस्ट हैं। उनसे उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं। उनसे उम्मीदें बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं जैसे घर के किसी आदमी से हो जाती है। बिल्कुल। और हमारे साथ फार्मा से जुड़े हुए हैं जगन निधि जी। जी सर। क्या इस इंडस्ट्री कुछ बड़ा उम्मीद कर रही है राजस्थान में, खासतौर पे सेक्टर की बात करें? बिल्कुल सर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें तो सर, राजस्थान क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी स्टेट है, और यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप भी हुआ है। अब ज़रूरत है राजस्थान में फार्मास्यूटिकल जोन बनाने की, जिससे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ पे और तेज़ी से ग्रो करे। अगर हम कंपेयर करते हैं अपनी एडजेसेंट स्टेट से, तो हम काफ़ी पीछे हैं। तो अभी बहुत बड़ा स्कोप है जिससे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। दूसरी एक चीज़ है कि मैं चाहूँगा कि जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज आनी चाहिए। वो बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं।
बीइंग ए आतिश मार्केट के बात करूं तो मैं चाहता हूं एक तो जाम की समस्या से निजात मिले। जैसे ई रिक्शे की समस्या बहुत पुरानी है, व्यापार मंडल ने और व्यापार महासंघ ने भी कई बार इसमें एक सीएम ने संवाद किया आप लोगों से, जयपुर के लोगों से? हमारे जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष से संवाद किया है, लेकिन उसमें संवाद ई रिक्शा बंद करना कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। ई रिक्शा बंद करने से एक रोजगार की समस्या नहीं पैदा हो रही है, रोजगार की समस्या एक नई समस्या खड़ी हो रही है। तो एक समस्या को बंद करने के लिए दूसरी समस्या पैदा करना, एक नया कोई इसका एक नया फ्रूटफुल कोई हल निकाला जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा मेरा एक सरकार से डिमांड है कि परकोटे के बाजार टूरिज्म पे काफ़ी डिपेंड हो चुके हैं और टूरिस्ट को बढ़ावा देने की कुछ एक्टिविटीज़ परकोटे में नियमित रूप से करी जाए। टूरिज्म एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है अभी, तो परकोटा एक चूँकि अपने विरासत से जुड़ा हुआ है और परकोटे की कई चीज़ को विरासत ने अपने उसमें भी लिया हुआ है, गिनीज बुक में भी लिया हुआ है। तो मेरी सरकार से डिमांड है परकोटे पे कुछ स्पेशल दिया जाए, आतिश मार्केट के लिए कुछ किया जाए। दूसरा मेरी एक बीइंग है सिटीजन, जयपुर सिटीजन, एक सरकार से डिमांड है, पुरानी कुछ योजनाएं सरकार ने पिछली सरकारों से बनी हुई है, जैसे द्रव्यवती निधि की योजना है। द्रव्यवती निधि की योजना में पिछली सरकार ने भी कुछ काम नहीं किया, इस सरकार ने भी अभी तक साल भर में कुछ भी ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि जिससे कुछ किया गया है। तो द्रव्यवती नदी एक जयपुर एक शान बन सकती है, टेम्स नदी की तरह से इसका सपना था इनका। सरकार ने कोशिश करी थी लेकिन उसको ठंडे अवस्थे में पिछली सरकार ने भी डाल दिया है और इस सरकार ने भी कोई इच्छा शक्ति दिखाई नहीं है कि पहले बजट में ऐसा कुछ नहीं था। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में कुछ होगा। तो टेम्स नदी की तरह इसका नवीनीकरण विस्तारीकरण किया जाए, जैसे कोटा में धारीवाल जी ने पिछली बार चंबल रिवर फ्रंट कराया, इसका उसी तरह से टूरिज्म के ऊपर करेंगे तो एक बहुत बड़ा एक जयपुर को एक अच्छी सौगात मिलेगी। फिर आप सोचते हैं उसमें वोटिंग भी करेंगे आप? वोटिंग तो हो गई, तो बिल्कुल बट नेचुरल है। खैर, तरुण जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर तरुण सारड़ा। यूथ के लिए और स्किल के लिए अगर बात करें तो बजट में क्या उम्मीद देख रहे हैं आप? क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है और पीएम मोदी का बहुत जो है फेवरेट सब्जेक्ट भी है। या डेफिनेटली मैं साइंस और टेक्नोलॉजी से ही आता हूँ बेसिकली। मैं साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर, तो हम लोग काफ़ी मेक इन इंडिया की चीज़ें बना भी रहे हैं। दैट इज़ लाइक पीएम मोदीज दिस थिंग। हमने जैसे इंडिया का पहला रमन स्पेक्ट्रोमीटर यहीं से जयपुर से ही दिया है। तो और हम स्किल एजुकेशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ड्रोन, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक और AI/ML में काम कर रहे हैं। हम क्या देखते हैं कि मोस्टली हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बाहर से आते हैं, आउट ऑफ राजस्थान। तो वी ट्राई टू फाइंड आउट कि उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये निकला कि यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी पुअर हैं, जो विलेजेस वगैरह में आते हैं और मोस्टली गवर्नमेंट स्टडीज़ करते हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं। अगर गवर्नमेंट उस सेक्टर में ध्यान दे के थोड़ा सा सपोर्ट उनको कर दे, ट्रैवल, लॉजिंग, बोर्डिंग का और 2 to 3 वीक्स का स्किल ट्रेनिंग का उनको सपोर्ट कर दे, तो राजस्थान विल प्रोड्यूस लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड रोजगार काफ़ी बढ़ने की संभावना उससे जागृत हो जाएगी। तो वी कैन बी अ हब ऑफ स्किल एजुकेशन, प्रोड्यूसिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड ऑल दोज थिंग्स हियर। बिल्कुल, और बहुत संभावनाएं राजस्थान में। ओपी राजपुरोहित हमारे साथ हैं। सोलर पावर सेक्टर राजस्थान सरकार का बहुत पहले से जो है इस पे फोकस भी है और कोशिश की जा रही है कि अलग अलग जगह जो है जाके सरकार निवेशकों को आमंत्रित भी कर रही है और संभावनाएं भी तलाश कर रही हैं, क्योंकि पूरा साल भर जो कहें यहाँ पर हम सनलाइट को देखते हैं, महसूस करते हैं। कितनी संभावनाएं और बजट में हम क्या देख सकते हैं इस सेक्टर की बात करें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत संभावनाएं हैं राजस्थान में। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि विशेष रूप से राजस्थान पे सूर्य देव की कृपा रही है और है, तो यहाँ सोलर में बहुत बड़ा स्कोप है। और सरकार से मैं यही डिमांड करूँगा कि क्योंकि अभी जो चल रही है पीएम सूर्य घर योजना जो चल रही है, मुफ्त बिजली योजना, उसमें करीब राजस्थान में अभी करीब 27,000 रूफ टॉप पे ही इंस्टॉल हो पाए हैं। और इसमें पीएम योजना के तहत जो छूट मिल रही है वो 60 से 78,000 तक की, 2 किलोवाट पे 60,000 और 3 किलोवाट और उससे ऊपर 78,000। लेकिन फिर भी अभी 5 लाख का लक्ष्य जो राजस्थान सरकार का रूफ टॉप का है उसमें अभी बहुत ही कम सक्षम हुआ है और इसमें करीब 27,000 ही लग पाए हैं। तो एक तो ये कि इसमें कॉस्टली है, महंगा है, आम आदमी के हिसाब से समझें, क्यों नहीं वो अभी उस तरह से अभी रुझान नहीं देखने को मिल रहा? नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ महंगा है, क्योंकि जो इससे बिजली उत्पादन होता है अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो आपका 2.5 से 3 साल में आपका सोलर जो प्रोजेक्ट है वो फ्री हो जाता है, रूफ टॉप वाला जो अगर बात करें तो उसमें जो बिजली बनती है उसमें।
लेकिन उसमें क्या है कि अभी लोग ज़्यादा आकर्षित नहीं हो पाए हैं। 78,000 के अलावा मैं चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार भी कुछ सब्सिडी 20-30 हज़ार 50,000 कुछ दे, जैसे दूसरे स्टेट में 30,000 से लेके और 57, जी यूपी में, हरियाणा में, कई राज्यों में 30,000 से 57,000 तक की सब्सिडी है। तो यहाँ भी 30-40 हज़ार अगर सब्सिडी दे तो ज़रूर लोग आकर्षित होंगे, लगवाना चाहेंगे, और उससे निश्चित रूप से सरकार को फ़ायदा होगा, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा और ग्रीन एनर्जी बनेगी। प्रोडक्शन अगर ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा, और बिजली के जो रेट्स हैं, निश्चित रूप से जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो बिजली के रेट में भी कमी आएगी। अभी बहुत महंगी बिजली है यहाँ। बिल्कुल, ये फोकस तो है, और चूंकि प्रधानमंत्री खुद की मंशा है राजस्थान में, वो चाहते भी हैं इस सेक्टर में काम करना, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान देखने को मिले। हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जी हैं। एमएसएमई सेक्टर कैसा है ज्ञान प्रकाश जी? की राइजिंग राजस्थान में तो अलग से सेशन ही हुआ था, और सरकार ये भी बताना चाहती है कि केवल बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं है, छोटे उद्यमी जो हैं वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ विशेष घोषणाएं आप समझते हैं कि हो सकती है इस बजट में इस सेक्टर के लिए? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राइजिंग राजस्थान जो हुआ उसमें 35 लाख करोड़ के जो एमओयू हुए, उसमें से 26 लाख करोड़ तो सोलर पावर में है, और 9 लाख करोड़ का जो है वो आपका इंडस्ट्री सेक्टर्स में है। अब अगर हम देखें तो एमएसएमई इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और उसको मानते हुए हमारा जो फोकस, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो चाहे स्टेट का है, वो फोकस है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएसएमई को जो मेजर इशू आ रहा है वो है कि इंडस्ट्रियल इस बीच में जब राइजिंग राजस्थान हुआ तो आपको जैसा कि मालूम है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोटेंशियलिटी को बना रहे हैं, और उस पोटेंशियलिटी में अभी तक कोई स्टडी बाहर नहीं आई है। हमारा अपना कहना है कि लैंड कन्वर्जन के लिए जो अभी लोगों को इधर उधर भागना पड़ रहा है, और अगर इन्वेस्टर्स को आपको लाना है तो इन्वेस्टर्स के लिए एक सिंगल विंडो, लेकिन सरकार के लिए हमने बना दिया ये। अजी साहब, अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है, और राइजिंग राजस्थान में जितने भी एमओयू हुए हैं लोगों को फ़ोन किया जा रहा है। मैं भी कई इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे भी, और उसमें मैं एसोसिएटेड था, तो मुझे भी कई फ़ोन आए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। पॉजिटिव फ़ोन थे सारे, पॉजिटिव नोट्स ही आए हैं, विच इज़ गुड साइन। बट देखना ये है कि कितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट्स को लाना है। राइजिंग राजस्थान हुआ बहुत सही टाइम है, और उसके ऊपर देखते हुए अगर इन्होंने 4 साल का समय जो अपने लिए रखा है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हर 2 साल में हिसाब भी देंगे, तो मेरे ख्याल से उम्मीद हमारी बहुत है। लेट अस सी हाउ मच राजस्थान। आपने सीएम को या जो बजट की बैठक में दिए हैं, हम लोग किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? अब तो कल के बजट में और कई में देखने, सरकार आशावादी है। मैं आशावादी इसलिए है कि वो कह रहे हैं कि हम इस पॉजिटिव थॉट में सोच रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ अभी जगदीश पोद्दार जी हैं, संरक्षक हैं आरतिया के। ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने की बात राजस्थान को बहुत लंबे टाइम से हो रही है। हमने सीकर बनाया, कोटा बनाया, जयपुर भी अब एजुकेशन के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके बावजूद अभी बहुत चुनौतियां हैं और बहुत काम होना है। सरकार का इस बजट में इस सेक्टर में आपको लगता है फोकस दिखाई देगा? मैं समझता हूँ कि जो कोटा और सब जगह डेवलप किए गए हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट इस टाइप के किए गए हैं। मेरे हिसाब से कम जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है उन्हें यहाँ पे इनवाइट करना चाहिए। लाखों बच्चे हर साल यहाँ से विदेशों में जाते हैं, उन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं समझता हूँ अगर ऐसा कर लिया जाए, उनको यहाँ इनवाइट किया जाए ग्लोबल यूनिवर्सिटी को, तो हमारा राजस्थान का पैसा राजस्थान में रहेगा, क्योंकि राजस्थान एक एरिया वाइज बहुत बड़ा स्टेट है और इसके अंदर बहुत कुछ इस टाइप का काम किया जा सकता है जिसमें एजुकेशन, इसको इंटरनेशनल एजुकेशन हब बनाया जा सके। कहाँ पोद्दार साहब, कहाँ दिक्कत है, कहाँ बाधा है? क्या सरकार नहीं चाहती या उस तरह से जो है काम नहीं हो पाया पिछली सरकारों में? मैं समझता हूँ अभी तक इस तरफ कोई प्रयास नहीं हुआ किसी भी सरकार के द्वारा। मैंने नहीं देखा कि कोई प्रयास किया गया है। अगर इसे अच्छी तरह से प्रयास किया जाए तो ये संभव है और ऐसा हो सकता है, क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं। जी हाँ, ऐसा ही मुझे लगता है। बिल्कुल। और प्रेम बियानी जी हमारे साथ हैं।
प्रेम जी, मैं आपसे अब पूरा एक ओवरऑल जानना चाह रहा हूँ बजट को लेकर, क्योंकि दूसरा बजट है और दूसरे बजट में सरकार बहुत सारी चीज़ों का हिसाब किताब, गुणा भाग, अपने खजाने की स्थिति क्या है, रोजगार के लिए बड़े बड़े वादे किए गए हैं, महिलाओं के लिए, और जिस तरह के प्रावधान सरकार चाहती है आने वाले दिनों में, एक ओवरऑल बजट जो हम सामान्य बजट देखेंगे या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घोषणाएं देखने को मिल सकती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घोषणाएं तो डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान से जो मिला है उसको लेकर के उत्तेजित है हमारे मुख्यमंत्री, और वो डेफिनेटली कुछ नई बात लेकर के आएंगे। खास बात जो मैं कहना चाहूँगा वही कहना चाहूँगा कि व्यापारियों को अपने बुढ़ापे का सहारा नहीं दिखता। आजकल फैमिली छोटी छोटी हो गई, बच्चे बाहर चले जाते हैं, अपना अपना काम करते हैं, तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट जो दूसरों को मिलते हैं, दूसरे सेगमेंट में मिलते हैं, वो व्यापारियों को मिलने चाहिए। उनके लिए पेंशन योजना उनके टैक्स के हिसाब से होनी चाहिए। कितना इनकम टैक्स भरा, कितनी एक्साइज भरी, कितना जीएसटी भरा, उसको कैलकुलेट करके उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, जो राजस्थान के अंदर प्रोक्योरमेंट होता है, सरकारी खरीद होती है, उनके प्रोडक्ट अगर राजस्थान में डेवलप किए जा सके तो किए जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, सैनिटरी नैपकिन्स के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और मुफ्त में बांटे जाते हैं, लेकिन उनको इंटरनेशनल कंपनियां सप्लाई करती है। वाई नॉट राजस्थान में आप उसका मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, और ये सेक्टर वाइज बहुत छोटी छोटी जगह के ऊपर छोटे छोटे कारखाने लगा करके इसको किया जा सकता है। कैलाश जी, ओवरऑल क्या लग रहा है, खजाना कैसा है, खजाने की स्थिति क्या है, रिसोर्सेज कैसे हैं और कितना खर्च करने की क्षमता है मौजूदा सरकार की? देखिए, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें बजट साइज था 3.45 लाख करोड़ रुपए। इस 3.45 लाख करोड़ रुपए में 1.85 लाख करोड़ रुपए केवल 4 हेड में जा रहा है, सैलरी, पेंशन, ब्याज और अनुदान। ये बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। मेरी सरकार को सुझाव है कि बजटीय रिफॉर्म करे, बजट के हेड्स पर सोचे, विचार करे कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या कटौतियाँ कर सकते हैं। नंबर 2, 3.45 लाख करोड़ के बजट में डेवलपमेंट के लिए केवल 45,000 करोड़ रुपए मात्र बचते हैं। मैं 2 सुझाव सरकार को देना चाहूँगा। पहला, PWD और PHED, इनके बहुत सारे काम ठेके से करवाए जाते हैं और दोनों विभागों में मिलाकर 5,000 से ज़्यादा इंजीनियर मौजूद हैं। एक आम आदमी खड़े रहकर अपना घर बनवाता है, ठीक उसी तरह से इंजीनियर भी खड़े रहकर अगर वो काम कराएं तो प्रोडक्टिविटी 3 गुना आ सकती है और क्वालिटी का काम हो सकता है। दूसरा सुझाव मेरा फिल्म सिटी को लेकर है। ये पिछले 40 साल से पेंडिंग है। मेरा निजी तौर पर सुझाव है, जयपुर ज़िले में सांभर नाम की एक जगह है जहां अब तक 50 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। वो बनी बनाई फिल्म सिटी है, सरकार को तो केवल कागजों में घोषित करनी है। कैसी बुकाड़िया जमीन देख गए हैं जयपुर में? वो जमीन देख गए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन वो बनी बनाई फिल्म सिटी है। सरकार को केवल घोषणा मात्र करनी है। अगर घोषणा कर देती है तो आधे से ज़्यादा बॉलीवुड वहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। कुछ सरप्राइज देखने को मिल सकता है बजट में, जो आंकड़ों का जाल आप बता रहे हैं उस हिसाब से? सर, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि सरकार का करंट फाइनेंशियल ईयर का डेफिसिट 80-85 हज़ार करोड़ रुपए जाएगा और अगले फाइनेंशियल ईयर जो बजट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो 1 लाख करोड़ रुपए के पार जाएगा। एक आंकड़ा दे रहा हूँ, 1981-82 का बजट मैंने विधानसभा में सुना था, ब्रज सुंदर शर्मा जी ने प्रस्तुत किया था। तब तक राजस्थान पर कर्जे का साइज था मात्र 175 करोड़ रुपए और अब 8 लाख करोड़ को क्रॉस कर सकता है। ये स्थिति है। राजस्थान सरकार की सोवेनिरिटी की किसी को चिंता नहीं है। सरकार को सोवेनिरिटी की राजस्थान सरकार नामक जो एजेंसी है उसकी मान मर्यादा का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कर्ज भेड़े राज नहीं होना चाहे, आओ मारो कहनो है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी पे हम जो व्यक्ति है उस पर भार बढ़ाएं या उसकी बजाय कुछ ऐसे प्रावधान सृजित करें, खासतौर पे इनकम के लिहाज से बहुत सारे नए नवाचार सेक्टर, या सरकार कुछ एक बहुत ही फ्लैट बजट दे ताकि बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़े? सरकार को इनकम बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए बजट में। और दूसरा भी क्या, स्टाम्प ड्यूटी है जो प्रॉपर्टी पे काफ़ी ज़्यादा है, उसमें उम्मीद है कुछ कम करें। बजट से क्या उम्मीदें हैं? आपको लगता है कुछ ऐसी बड़ी राहतें
सरकार देने वाली है? राहत देने की पोजीशन में तो नहीं है अभी गवर्नमेंट, क्योंकि घाटे में है और घाटा बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ है। बिल्कुल, एक फाइनली एक एक करके सबसे एक बार पूछ लेते हैं, बजट कैसा होगा एक बार आप जरा फटाफट बता दीजिए, क्या लगता है सर? बस एक लाइन में जवाब दीजिए। बजट बहुत शानदार होगा और जनता के फेवर का होगा। बजट अच्छा होगा, जनता की उम्मीदों पे सरकार खरी उतरेगी। भजनलाल सरकार को अग्रिम बधाइयाँ। उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी संभावना है। काफ़ी पॉजिटिव रहने की संभावना है, राइजिंग राजस्थान से जुड़ा रहेगा। बिल्कुल बहुत अच्छी संभावना है, लेकिन कुछ कड़े प्रावधान भी आने की संभावना है इसमें। एक ये मिला जुला बजट आने की उम्मीद है, और राइजिंग राजस्थान में अगर आप सोचें तो उस पर ज़्यादा फोकस होगा। कैसा रहेगा सर बजट? आशावादी है सर, अच्छा होना चाहिए और अच्छा होगा, आई थिंक सो। राजस्थान सरकार का बजट बहुत शानदार होगा, सरप्राइजिंग होगा, सबके लिए बढ़िया। देखिए, उम्मीद करना तो जायज़ है, होनी भी चाहिए। मुझे भी उम्मीद है कि बजट ठीक ही रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा और बजट फैंटास्टिक होगा। डबल इंजन सरकार से मदद मिलेगी। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए बजट अच्छा ही होना है। हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद इस बजट से कर सकते हैं। बजट अच्छा आना चाहिए। बजट अच्छा रहे, ये सबकी कोशिश, मंशा सरकार की भी, जनता की उम्मीदें भी, और आरतीय की पूरी टीम अपने अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने सबने सुझाव दिए हैं, और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव। हमारी इस चर्चा से पहले अलग अलग समूह में ये लोग सीएम से संवाद के जरिए अपनी बात बता चुके हैं। अब जब बजट होगा पेश तो उस दिन देखा जाएगा कि बहुत सारी जो बातें हमने की हैं कितनी ऐसी धरातल पे आएंगी, सरकार घोषणा करेंगी, और किस तरह का बजट ये होने वाला है। क्या कुछ बड़ा धमाका इस बजट से देखने को मिलेगा, या फिर सरकार वही पुराना जो तौर तरीका, पुरानी जो रवायत है वो ही निभाती हुई नजर आएगी। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, NDTV जयपुर।